तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसी को दूसरा नाम क्या है इसी का? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली क्या पढ़ना रहता है? एटम का स्ट्रक्चर, कि इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके अंदर जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिससे कि कोई एटम मिलके बना होता है, उसका अरेंजमेंट किस तरह से होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग एटम को देख लेते हैं कि एटम क्या होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? एन एटम इज दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, है ना। एक एटम जो होता है वो किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर एनी मोर, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर एनी मोर। ठीक है, अब चूंकि हमें किसी एटम का स्ट्रक्चर देखना है, और एटम किससे मिलकर बना होता है? 3 फंडामेंटल पार्टिकल से। किससे किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या लिख देता हूँ कि एन एटम इज मेड बाय 3 पार्टिकल्स या 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, जो कि अब जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इसलिए ई माइनस। प्रोटॉन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है ये, इसलिए पी प्लस। एंड न्यूट्रॉन, और इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है इस पर, इसलिए कोई चार्ज नहीं होता है। अब लेट सपोज कि ये हमारा एटम का सेंटर पॉइंट है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिसाइड करता है, और ये जो तुम्हारा है इसको हम लोग बोलते हैं शेल या ऑर्बिट। ठीक है, तो इस सेल या ऑर्बिट में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन्स, जो रिवॉल्व करता रहता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं? शेल या ऑर्बिट। ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट कहाँ होता है? उसके अरेंजमेंट को हम लोग क्या जानते हैं? किस नाम से? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अभी किसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा और उसका लोकेशन कहाँ होगा किसी एटम के अंदर में, क्योंकि एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होगा और उसकी एनर्जी क्या होगी, ये हमें कौन बताता है? क्वांटम नंबर। इसको बहुत अच्छे से समझना। हाँ, तो अब हम लोग क्वांटम नंबर को पढ़ेंगे। QUANTUM, क्वांटम नंबर्स। ये 4 होता है इसका सेट, लेकिन इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तुम्हें याद है कल बताया था ये? इसके बारे में सबसे पहले क्या लिखूंगा कि ये क्या बताता है हमें? इट रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है ये? बोलो। इट रिप्रेजेंट्स अ सेल, है ना, अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, एन का मतलब जहां भी लिखा रहे तुम समझ जाओ वो क्या बता रहा है? शेल के बारे में बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर और क्या देखेंगे कि जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा, एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, द वैल्यू ऑफ द साइज एंड
energy, the size and energy of shell increases। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे सेल की एनर्जी और साइज दोनों बढ़ती है। उसके बाद मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स in a cell is represented by एक फार्मूला है 2n², जहां पर n इज इक्वल क्या होगा, वेयर n इज इक्वल 1 2 3 4, ठीक है ऐसा। तो अभी इसको समझो, ये इस पॉइंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स ए सेल अराउंड न्यूक्लियस। उसके बाद अच्छा n पर इसको क्लियर करो, एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज द साइज एंड एनर्जी ऑफ ए सेल इंक्रीजेज। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा फर्स्ट सेल है K, ये हमारा L है, ये हमारा N है और हमारा ये नेक्स्ट M है। तो जैसे जैसे मान लो K के पास क्या है, यहाँ न्यूक्लियस से लेकर के यहाँ तक का जो रेडियस है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक L की जो रेडियस है, फिर यहाँ से लेकर के N तक की जो रेडियस है, यहाँ से लेकर के M की जो रेडियस है, क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है दूर जाने पे। मतलब N का वैल्यू यहाँ पर है, K के पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो जैसे जैसे N का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, रेडियस क्या हो रही है, न्यूक्लियस से बढ़ रहा है, इसीलिए साइज बढ़ रही है, और साइज बढ़ती है तो एनर्जी भी बढ़ती है। उसके बाद है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए सेल। तुम जानते हो इसको, फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग और क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं K, सेकेंड ऑर्बिट को बोलते हैं L। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n²। हाँ, मान लो हमारे को दे दिया कि n का वैल्यू मान लो 1 है, n का वैल्यू क्या है, रुको मैं इसको अलग से बताता हूँ, ये मैं मिटा देता हूँ जरा सा। हाँ, थोड़ा जगह चाहिए मुझे, थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं मिटा रहा हूँ। तो मैं एक तरफ क्या लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ ना शेल, इधर लिख लिया सेल, और यहाँ पर लिखता हूँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो अगर n इज इक्वल 1 है तो फॉर्मूला हमारे पास इसमें इस 1 में, अच्छा n इज इक्वल 1 है, इसका मतलब कौन सा सेल की बात किया जा रहा है, K सेल की बात किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, 2n², है ना। तो इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2 इंटू n का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल कितना आ गया 2, यानी कि फर्स्ट सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर n का वैल्यू 2 हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं L सेल, हाँ, तो यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा, तो 2n², n का वैल्यू यहाँ पर कितना है 2, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जा 4, 4 2 जा 8। अगर n का वैल्यू 3 हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं M सेल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n², तो यहाँ पर इस बार n का वैल्यू कितना है 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। और अगर n का वैल्यू 4 हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं N सेल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n² इज इक्वल 4 का स्क्वायर इज इक्वल 32, ठीक है। अभी देखो मान लो ये हमारा जो फर्स्ट ऑर्बिट है, यहाँ पर n का वैल्यू 1 है, ये हमारा n का वैल्यू यहाँ पे 2 है, और ये हमारा n का वैल्यू 3 है, यानी थर्ड सेल है। और ये जो तुम्हारा फोर्थ सेल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं n इज इक्वल 4। अब देखो ये जो फर्स्ट सेल है, ये जो सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, इसमें जो फर्स्ट सेल है ना उसी को हम लोग K सेल भी बोलते हैं, सेकेंड वाले को L भी बोलते हैं, और थर्ड वाले को हम लोग M सेल बोलते हैं, और फोर्थ वाले को N बोलते हैं, फिफ्थ रहेगा तो O, आगे P लाइकवाइज, ठीक है। तो अब तुम मुझे बताओ, जब तुम ये सीख चुके हो तो तुम मुझे बताओ कि ये जो K सेल है, इस सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन तुम रख सकते हो, 2, सिर्फ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तुम रख सकते हो कहीं पर भी इसमें, ठीक। और सेल में ही क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रहता ही वहीं पर है। उसके बाद अगर n इज इक्वल टू, यानी कि ये, तो इसमें कितना रख सकते हो 8, तो यहाँ पर हम लोग कितना रखेंगे 8, ठीक है।
इस तरह से। लेकिन इसमें 18 रखना मत रखना। अगर मान लो हाँ, अगर ये आखिरी ऑर्बिट आ रहा है, किसी एटम का कॉन्फ़िगरेशन किया और ये लास्ट ऑर्बिट है, तो उसमें हम लोग 18 नहीं रखेंगे, क्योंकि एक रूल है जो क्या कहता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम कैन नॉट होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर तुम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा उसमें रख रहे हो तो फिर ऑक्टेट फुलफिल नहीं हो रहा है ना, तुम ऑक्टेट फेल करा रहे हो। जबकि हर एटम चाहता है अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट रखना, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना। तो क्लियर है यहाँ तक? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बस इतना ही है। मतलब ये बेसिकली तुम्हें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है। इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है? पोजीशन क्या मतलब कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि किस शेल में है? तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, है ना। यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन का तुम्हारा निकल गया ना, कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल गया? 2 8 18 32। या तो इससे या तो n का वैल्यू, हमें बेसिकली n का वैल्यू पता चलता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और हमें पता चलता है कि n का वैल्यू क्या है ना, कौन सा इलेक्ट्रॉन किस में है। नहीं समझे? मैं अभी आगे एग्जांपल लूंगा। चलो ठीक है। क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l से। ठीक है। ये क्या बताता है? जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुमको क्या बताता था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बता रहा था कि एक एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है, मतलब वो किस शेल में है, और एनर्जी के बारे में बताता है। बस यही 2 पॉइंट उसमें याद रखने का है। उसी तरह से एजीमुथल क्वांटम नंबर में बेसिकली एक ही बात याद रखना। क्या याद रखना? कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल को रिप्रेजेंट करता है ना, अराउंड न्यूक्लियस। और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो शेल के अंदर में सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। तो सबसेल कहाँ होता है? सेल के अंदर में होता है, विद इन शेल। तो इट रिप्रेजेंट्स सबसेल, इट रिप्रेजेंट्स सबसेल इन अ शेल या फिर विद इन अ शेल। ठीक है ना। इट रिप्रेजेंट्स सबसेल इन अ सेल या फिर विद इन अ सेल। दूसरी इसमें याद रखना कि यहाँ पर L का वैल्यू क्या हो सकता है? वैल्यू ऑफ L इज इक्वल, यहाँ पे हो सकता है 0 1 2 3 4। ठीक है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ ये एकदम बकवास है, नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, बस खाली ये याद रखने का। कैसे बता रहा हूँ? अगर L का वैल्यू 0 है, इसका मतलब हो गया कि किस सबसेल की बात होगा वहाँ पे? S की। और अगर 1 है तो P की, और अगर 2 है तो D की, और अगर 3 है तो F की, है ना। और आगे उधर तो है नहीं, देता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आगे हुआ तो G की। ऐसे। ठीक। क्यों बकवास है बताता हूँ। यहाँ पर देखो, पहले तो समझ जाओ ना, क्यों पूछा जाएगा कई बार। जैसे ये वाला मेरा सेल है, मैं वो भी बता दूंगा, पहले से वही बता लूँ क्या? नहीं, इसी को देख लो। ये हम लोग 9th 10th का चीज़ है, 9th 10th में ही हम लोगों को पढ़ाया जाता है क्या? ये हमारा K शेल है, ये L है, ये M है, ये N है। ठीक। ये सभी सेल हैं और इन सभी सेल के अंदर में ही सब सेल होता है। जैसे इस K के अंदर में क्या रहता है? S। क्या रहता है? S। और चूंकि ये फर्स्ट ऑर्बिट है इसलिए क्या होगा? 1s। इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन में 1s आता है। 1s के बाद 1p नहीं आता है, क्या आता है? 2p। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट ऑर्बिट था तो 1s आया। अब देखो L हमारा सेकेंड ऑर्बिट है, ये हमारा सेकेंड ऑर्बिट है L। तो इसमें s और p दोनों आएगा, लेकिन चूंकि सेकेंड ऑर्बिट का ना पार्ट है, सेकेंड सेल का ना पार्ट है, इसीलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2s एंड 2p। उसके बाद ये तुम्हारा थर्ड सेल है ना, ये तुम्हारा थर्ड सेल है। तो इसमें तीनों आएगा, कौन कौन? s p d, यानी 3s 3p एंड 3d। ये तुम्हारा फोर्थ ऑर्बिट है, तो इसमें चारों आएगा, s p d f। लेकिन किस फॉर्म में आएगा? 4s 4p 4d 4f। तो यहाँ पर वही निकालने बोल रहा है ना, कि इसमें सबसेल बताओ कि L का वैल्यू अगर 0 है तो कौन सा सबसेल 0, L का वैल्यू अगर 1 है तो कौन सा P, L का वैल्यू अगर 2 है तो कौन सा सबसेल D।
ठीक है, ये निकालने के लिए बताता है। या फिर यहाँ पर एक और फार्मूला है क्या कि L का वैल्यू जो तुम निकालोगे ना वो क्या हो सकता है, 0 से लेकर के n-1 तक हो सकता है। L का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 से n-1 तक हो सकता है। जैसे क्वेश्चन हो सकता है कि मान लो अपने पास, ये तुम्हारा फार्मूला टाइप का हो गया, हाँ, जैसे मान लो अपने पास अगर उसने दे रखा कि इफ n इज इक्वल 1 है, इफ n इज इक्वल 1 है, तो तुम्हें बताना है कि L का वैल्यू क्या होगा। तो देखो यहाँ पर L का वैल्यू क्या होगा, तो L इज इक्वल क्या होता है, 0 to n-1। तो जहां पर n का वैल्यू इसने क्या दे रखा है 1, तो 1-1 आने की क्या हो गया 0। और अगर L का वैल्यू 0 है, इसका मतलब किस सबसेल की बात कर रहा है, S सबसेल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, S सबसेल। ठीक है, अगर n का वैल्यू उसने दे दिया कि 1 है, तो बताओ किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से मान लो इफ n का वैल्यू अगर दे दिया 2, हाँ, तो फिर मुझे पूछेगा बताओ कि सबसेल कौन सा है, तो क्या होगा, या फिर कौन कौन सा है। तो L इज इक्वल होता है 0 to n-1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, n की जगह मेरे पास क्या है 2, तो 2-1 आने की 1, आने 0 to 1। तो 0 to 1 में क्या आता है, बस यही 2 डिजिट आता है। तो 0 का मतलब हो गया S और 1 का मतलब क्या हो गया P। तो ये दो तो सबसेल में इलेक्ट्रॉन से हमारा होगा। और अगर n का वैल्यू, मैं इधर करूं, अगर n का वैल्यू मान लो 3 है और तब हमें पूछ रहा है कि बताओ सबसेल कौन सा होगा, तो L इज इक्वल फिर से क्या होगा 0 to n-1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3-1 आने की 2, आने की 0 to 2। तो 0 to 2 के बीच में कौन कौन डिजिट आता है, 0, 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया S, P और D, मतलब ये 3 सबसेल होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेगा। अगर n का वैल्यू 3 है और मेरे से पूछ रहा है कि बताओ सबसेल कौन कौन सा होगा इसमें, तो या फिर से ये समझ रही ना, अगर 4 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4-1 आने की यहाँ पर आएगा 3, और अगर 3 आएगा तो 0 से 3 के बीच में कौन कौन डिजिट आ रहा है, 0, 1, 2, 3, यही आएगा ना। इसका मतलब सब आ गया, S, P, D और F भी आ गया। तो तुम इतना क्यों करोगी, अगर तुमसे मान लो अगर पूछा है कि n का वैल्यू अगर 3 है, तो तुम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से सोच लो ना कि n इज इक्वल 3, तो 3 है तो उसमें 3 सबसेल होगा, कौन कौन, 3s, 3p और 3d, मतलब spd। और इसीलिए तो कॉन्फ़िगरेशन में आता है 3 उसमें लग कर, तो थर्ड ऑर्बिट का वो सबसेल है। सेल को हम लोग सबसेल बोल रहे हैं, सॉरी शेल को हम लोग ऑर्बिट बोल रहे हैं, और ऑर्बिट के अंदर में क्या रहता है, सबसेल। तो अगर n का वैल्यू अगर मान लो उसने दे दिया n का वैल्यू 2, तो 2 है तो उसमें 2 तो सबसेल होगा, कौन कौन, S और P। अगर 4 है तो n का वैल्यू 4 दिया है, तो इतना कुछ करने की क्या जरूरत है, सीधा बोलेंगे S, P, D, F। ये याद रहा तो ठीक है, वरना वैसे याद रखो। ठीक है, इसमें बस इतना ही है, वो तुमको n का वैल्यू दे करके और पूछता है कि बताओ इसमें सबसेल कौन कौन सा होगा। तो क्या मुश्किल है, या तो इससे याद रखो, वरना तुम जो तुमको आसान लगता है। वैसे तो ज्यादा आसान ये है ना, इसमें कौन याद रखना है कि 0 रहेगा तो S, तो एक ही पिक्चर में सब कुछ क्लियर है, तो उतना क्यों करने का। ठीक है क्या, देखो अब चूंकि तुम जब जान चुके हो कि ये जो शेल है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सेल, है ना, जिसको हम लोग फर्स्ट सेल बोलते हैं, उसी का दूसरा नाम क्या है, के शेल। जिसको हम सेकेंड सेल बोलते हैं, उसी का दूसरा नाम क्या है, एल सेल। जिसको हम लोग थर्ड सेल बोलते हैं, उसी को हम लोग एम सेल बोलते हैं। जिसको हम फोर्थ सेल बोलते हैं, उसी को हम लोग एन सेल बोलते हैं। और सब में इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी भी जान गए हैं। इसमें कितना होता है 2, कैसे निकाले थे, 2n² के फॉर्मूला से। n का वैल्यू यहाँ पर कितना है 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का n का स्क्वायर इज इक्वल करोगे तो क्या आ जाएगा 8। यहाँ पर 2n² करोगे तो n का वैल्यू 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा
18 और यहाँ पर आ जाएगा 2n², n का वैल्यू 4 रखोगे तो आ जाएगा 32, ठीक है ना, 32 आ जाएगा। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर्स में बस हमें इतना ही सीखने को मिलता है कि n का वैल्यू दिया रहेगा, है ना। जो फर्स्ट सेल है यहाँ पर तुम चाहो तो ये भी लिख दो, n का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, n का वैल्यू क्या है 2, n का वैल्यू क्या है 3, n का वैल्यू क्या है 4, ठीक है ना। और अगर ये तुम जब निकाल रहे हो ना, यहाँ पर इसके अंदर सबसेल का भी लिख ही लो, सबसेल एक जगह रिकैप हो जाएगा सारा, है ना। यहाँ पर ये क्या हो गया तुम्हारा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकालने का तरीका हो गया, और यहाँ सबसेल, तो फर्स्ट सेल में सबसेल क्या होता है, खाली एस होता है। निकालने का तरीका क्या है, n का वैल्यू दिया हुआ है, अगर एजीमुथल से निकालना है तो तुम क्या करोगे, L = 0 to n-1 होता है। तो अगर n का वैल्यू 1 है तो तुम यहाँ क्या करोगे, 1 - 1 आने की 0, तो 0 के लिए क्या होता है s, वरना फिर तुम ऐसे ही याद रखो कि n का वैल्यू 1 है, मतलब स्टार पॉइंट दे करके कहीं पर लिख सकते हो तुम क्या कि n का वैल्यू जितना होगा ना उसी के इक्वल टोटल नंबर ऑफ सेल होगा, जितना n का वैल्यू होगा उतना ही नंबर ऑफ सेल होगा। अगर n का वैल्यू 2 है तो उसके अंदर टोटल सबसेल कितना होगा 2, अगर n का वैल्यू 4 है तो टोटल सबसेल उसके अंदर कितना होगा 4, 3 है तो 3। अब आ जाओ सेल, अगर हमारा सेकंड सेल है तो सबसेल क्या क्या हो जाएगा, इसमें 2 होगा, कौन कौन होगा, क्योंकि सेकंड में है ना, तो कौन कौन होगा s और p, कौन, तो 2s और 2p होगा। और अगर थर्ड सेल में आ रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन सा सबसेल होगा, s p और d, 3 ठो। और अगर फोर्थ में आ रहे हैं तो चारों होगा s p d और f, किस फॉर्म में, 4s 4p 4d एंड 4f, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम है एंगुलर क्वांटम नंबर। कल मैंने बताया था कि इसको हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, तो अगला उसी में आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर is also known as क्या नाम से जानते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर को तुम किससे रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल l से, और एंगुलर क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर लिखना है l और स्मॉल l, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L से, है ना। तो जब भी कभी तुमसे पूछेगा कि बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल L दे दिया ऑफ S सबसेल, तो तुमको समझना पड़ेगा कि वो L पूछा है, स्मॉल l नहीं पूछा है, आने की तुमसे वो क्या पूछ रहा है, एंगुलर क्वांटम नंबर, और तुम वहां पर बना दिया एजीमुथल क्वांटम नंबर, सोच लिया तो गलत ना हो जाएगा। इसे याद रखना, एंगुलर क्वांटम नंबर L और एजीमुथल क्वांटम नंबर L, स्मॉल l, जहां पर उसकी वैल्यू कितनी होती है 0 to n-1 तक। तो अगर मान लो एंगुलर क्वांटम नंबर हमें अगर पूछा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है L निकालने का, तो L इज इक्वल हम लोग क्या लिखेंगे, रूट अंडर L इंटू L+1 एंड h/2π, यह फॉर्मूला है इसको निकालने का, किसको निकालने का, एंगुलर क्वांटम नंबर को निकालने का। क्योंकि सर कैसे निकलेगा, तो देखो मान लो तुमसे पूछा कि S सबसेल में, किसमें, सबसेल कितना होता है, 4 होता है, कल बताया है ना, S P D F। ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमें किस बारे में बताता है,
सबसेल के बारे में बताता है ना। तो अगर मान लो एस सबसेल है और तुमसे पूछ क्या रहा है कि एस सबसेल के लिए एंगुलर क्वांटम नंबर क्या होगा, यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल फॉर एस सबसेल। क्वेश्चन क्या होगा, मैं पूरा लिख दूं क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल फॉर, तुम लोग यहां से लिखोगे ये ऐसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल फॉर एस सबसेल। तो तुम तुरंत फॉर्मूला पर आओगे, एल इज इक्वल क्या होता है, रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 और फिर h बाय 2 पाई पर आ जाओगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर देख लो, तो L तुम तुरंत सोचोगे सर L का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, तो तुमको पता है ना कि S सबसेल में L का वैल्यू क्या होता है, 0। कल मैंने बताया था कि अगर L का वैल्यू 0 है तो S सबसेल, और अगर 1 है तो P, और अगर 2 है तो D, 3 है तो F। तो यहाँ पर चूंकि S सबसेल की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, L इज इक्वल क्या है, 0। तो अब तुम 0 का वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, यहाँ नहीं, ये तो निकालना है, ये L क्या है तुम्हारा, एंगुलर क्वांटम नंबर। तो अब तुम 0 का वैल्यू यहाँ पर पुट करो, जब 0 का वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो रूट अंडर सॉरी यहाँ पर क्या जाएगा, 0 इंटू 0 प्लस 1 और फिर यहाँ h बाय 2 पाई। तो अब तुम मुझे बताओ, यहाँ पर 1 और 0 को तुम ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1, और फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0, फिर इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 0। ठीक है क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो हो गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर निकल गया, सॉरी एंगुलर क्वांटम नंबर निकल गया, किसके लिए, एस सबसेल के लिए। इसी तरह अगर मान लो मुझे पूछा जाएगा, अच्छा वो एस सबसेल के लिए पूछ सकता है या फिर सीधा पूछ सकता है क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, यानी कि एंगुलर क्वांटम नंबर फॉर एल इज इक्वल 0, फॉर एल इज इक्वल 0। तो तुम तो फिर तो वैल्यू दे दिया, क्या दिक्कत है, निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये लो लिखो, फिर उसको मैं बता रहा हूँ पी सबसेल के लिए। तो इसके बाद देखो ये एस सबसेल के लिए हमने निकाला, अब तुम लोग किसके लिए निकालो, वही क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, कैपिटल एल, और जैसे ही कैपिटल एल बोला समझ जाओ क्या, एंगुलर क्वांटम नंबर। तो इस बार हम लोग किसका निकाल रहे हैं, पी सबसेल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल फॉर पी सबसेल। तो देखो, तो पी सबसेल में क्योंकि तुमको एल का वैल्यू तो चाहिए होगा ना, तभी निकालोगे। इस एल का वैल्यू निकालने के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर तुमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी सबसेल के लिए 1, समझ रही है ना। तो जब एन हो गया तो अब यहाँ पर तुम एल इज इक्वल, देयरफॉर एल इज इक्वल क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 और फिर h बाय 2 पाई। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, एल का वैल्यू 1 को यहाँ पर रखो, तो 1 इंटू 1 प्लस 1, समझ गए, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, h बाय 2 पाई। जरा सॉल्व करो इसको, हाँ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 1 2, 2 1 जो 2, तो रूट अंडर 2h बाय 2 पाई। हो गया क्या, हो गया। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से, और एजीमुथल को स्मॉल n से, और एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल L से। अभी बता, अभी भूल गई। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, शेल के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, सबसेल के बारे में। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा सबसेल में जो ऑर्बिटल्स हैं। एटम के अंदर में न्यूक्लियस के आसपास क्या रहता है, शेल, उस शेल के अंदर में क्या रहता है, सबसेल, और उस सबसेल में क्या रहता है, बॉक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन लाई करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा।
है ना। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, बस ज्यादा नहीं लिखना है, ज्यादा लफड़ झंझट लिखने की जरूरत नहीं है, जितना काम का है ना तो उतना ही लिखने का है, जितना काम का है उतना ही। तो सबसे पहले लिखूंगा क्या, इट रिप्रेजेंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, इट रिप्रेजेंट्स एन ऑर्बिटल, कहाँ, इन सबसेल, सबसेल में ही ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना। इट रिप्रेजेंट्स एन ऑर्बिटल इन सबसेल, कोई दिक्कत है इसमें, बता रहा हूं कि अब सबसेल कैसा दिखता है, बता रहा हूं अभी, ठीक है ना। सॉरी, सबसेल तो मैं बता ही चुका हूं कि 4 तरह का होता है, SPDF, ऑर्बिटल कैसा होता है वो भी बता रहा हूं। अब आ जाओ उसके बाद, अच्छा ये लिखना जरूरी है क्या कि each value of m represents an orbital, क्योंकि मैं ये जो लिख दिया हूं कि इट रिप्रेजेंट्स एन ऑर्बिटल इन सबसेल, तो यहाँ पर इट किसके लिए लगाया हूं, m के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए। तो अलग से फिर ये सेंटेंस लिखना है क्या, अगर बोलोगे तो लिख दूंगा कि इच वैल्यू ऑफ m, मतलब m का चाहे जो भी वैल्यू होगा वो किसको रिप्रेजेंट करना है, उसको, ऑर्बिटल को। इच वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट्स एन ऑर्बिटल, अगर कहोगे तो लिखूंगा, वरना स्किप करूंगा, नहीं लिखे तब आ जाओ आगे। For a given value of L, मान लो L का एक वैल्यू कोई दिया हुआ है, L का कोई एक वैल्यू गिवन है, दिया हुआ है, आज नहीं भी दिया हुआ है तो हम लोग पता करेंगे। मान लो S सबसे पूछा है, तुम्हें पता है उसमें L का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो अगर L का वैल्यू अगर दिया हुआ है, कोई कुछ भी दिया हुआ है, तो उसमें M का वैल्यू क्या होगा, तो उसमें m का वैल्यू होता है देयर आर 2l प्लस 1, जैसे l का वैल्यू कैसे होता था 0 to n-1, वैसे ही अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है l का, तो फिर वहां पर m का वैल्यू क्या होगा, देयर आर 2l प्लस 1 वैल्यू ऑफ m, इसका मतलब समझे, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l देयर आर 2l प्लस 1 वैल्यू ऑफ m, कोई भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा l का, उसके लिए m का वैल्यू क्या होगा 2l प्लस 1, l की जगह तुम्हें क्या रखना है, l का जो वैल्यू दे रखा है उसने, ठीक है ना। और वहां पर यहां पर क्या हो जाएगा, ये रेंज करेगा, है ना, दैट रेंजेज, क्या रेंज करेगा, मतलब ये वैल्यू फिक्स थोड़ी ना होगा, ये छो L का भी तो वैल्यू फिक्स नहीं था, L का वैल्यू जो 0 to n-1 था, फिक्स नहीं ना था, वेरी करता है। तो वैसे ही यहाँ पर इसका वैल्यू रेंज करेगा कहां से कहां, दैट रेंजेज फ्रॉम -L टू +L। अभी तुमको समझ नहीं आया होगा, अभी एग्जांपल लूंगा तो समझ आएगा, ठीक, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, इसमें ये भी समझा रहा हूं तुम्हें, ठीक है ना। जैसे देखो ये एक्चुअली यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऑर्बिटल्स के बारे में, है ना। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन S सबसेल, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन S सबसेल, ये नीट में कभी नहीं पूछना है, ये कहाँ पूछना है, 11th में पूछेगा ये क्वेश्चन। बाकी टॉपिक ये जो वो तुमको नीट के लिए है, मतलब दोनों में आएगा, सिलेबस वही ना है। तो मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है क्या, हाउ मेनी, इसी क्वेश्चन से मैं ये पूरा खत्म कर दूंगा, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन S सबसेल। देखो यहां ध्यान देना, किसे पूछ रहा है, किसने पूछ रहा है, S सबसेल। तो तुम मुझे बताओ, तो S सबसेल में मुझे हाउ मेनी ऑर्बिटल्स चाहिए, ऑर्बिटल्स कितने होते हैं ये चाहिए। तो भैया ऑर्बिटल्स बताता कौन है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और उस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में भी हमने यहाँ क्या लिखा है कि अगर L का वैल्यू दिया हुआ है, तो जैसे ही इसने S सबसेल लिखा, उसने L का वैल्यू बोल दिया, कितना बोल दिया, 0। अगर वो S सबसेल बोल रहा है तो L का वैल्यू भी बोल रहा है। और हमने यहाँ क्या लिखा है कि अगर फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L, अगर L का वैल्यू दिया हुआ है तो फिर वहां पर M का वैल्यू क्या होगा, 2l प्लस 1 होगा। तो तुम यहाँ पर m इज इक्वल क्या लिखोगे, फॉर्मूला 2l प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला पुट करो सब कुछ, 2 इंटू एल का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, हैं
1 आएगा। आर यू वेरी मच श्योर? यस यस, हाँ 2 इंटू 0 0, तो ये कितना आ गया 1। तो जब 1 आ गया तो इसका मतलब ये कहां से कहां तक वेरी करना, -L टू +L। तो जो m का वैल्यू m का वैल्यू जो m आया है ये कहां से कहां तक वेरी करेगा, -1 से +1 तक। और -1 से +1 के बीच में कितने डिजिट्स आएंगे, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 टू +1। तो इसके बीच में क्या क्या आता है, -1 0 और फिर +1, इतना ही आएगा ना। मैंने क्या लिखा यहाँ पर, जो वैल्यू वेरी करता है -L टू +1 तक। ये इसका हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। समझ गया? इसको नोट करो, फिर उसके बाद पी सबसेल का बताता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर m का वैल्यू 1 आया, मतलब s सबसेल में कितना ऑर्बिटल्स होता है 1, और वो जो s में 1 ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, ऐसा एक बॉक्स। s सबसेल के अंदर में इस तरह का एक बॉक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वांटम नंबर में कि उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप कैसे होता है इस ऑर्बिटल में। ठीक है, s सबसेल का किया। ठीक है, तो अब तुम क्या करो, यहाँ पर p सबसेल का मुझे निकाल के दिखाओ, है ना। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन p सबसेल। तो देखो यहाँ पर फार्मूला वही रहेगा 2l + 1। ऑर्बिटल निकालने का, ऑर्बिटल का फार्मूला क्या होगा, m बताएगा तुमको आने के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो फार्मूला क्या होता है 2l + 1। तो यहाँ पर चूंकि l का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया 1, तो यहाँ पर इस बार 2 इंटू यहाँ 0 नहीं बल्कि कितना हो जाएगा 1 + 1। तो क्या हो जाएगा आंसर 3। आने की p सबसेल के अंदर में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, यानी 3 तो बॉक्स होंगे। किस तरह का, देखो इस तरह का, ये देखो 3 ऑर्बिटल हो गया ना, 1 2 3, ये तीनों हमारे क्या हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब तुम लोग किसको निकालोगे, d सबसेल में। तो d सबसेल में l का वैल्यू कितना होगा 2, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर l की जगह वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो 2 2 जब 4 1 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। आने की d सबसेल के अंदर में कितने ऑर्बिटल्स होंगे 5। तो यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ ऑर्बिटल्स, ये देखो 5 ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, तो देखो अब हम लोग इसका करेंगे f सबसेल का। तो f सबसेल का करेंगे तो यहाँ पर l का वैल्यू कितना हो जाएगा, l का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो 3 2 6 और 1 7, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 7। आने के f सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स होंगे, तो यहाँ पर 7 ऑर्बिटल्स कर दो, हो गया 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो मान लो s सबसेल में, s सबसेल के अंदर में तुमने अभी ऑर्बिटल निकालना सीख गया कि s सबसेल के अंदर में कितने ऑर्बिटल होते हैं 1, कितने होते हैं 1। अब इसके आगे सीखो, अगर s सबसेल के अंदर में 1 ऑर्बिटल है तो उसमें जो m का वैल्यू होगा वो कहां से कहां तक रेंज करेगा। तो यहाँ पर l का वैल्यू कितना होता है 0, है ना, तो 0 होता है। तो यहाँ पर m का वैल्यू क्या हो जाएगा 2l, अच्छा 0 है तो इसका वैल्यू क्या रेंज करेगा 2l + 1, कितना आएगा फाइनल आंसर इसका 1 ही आएगा। तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा -1 टू +1, बीच में क्या है 0। ठीक है, इसी तरह मान लो अगर p सबसेल का निकालेंगे, p सबसेल का निकालेंगे तो यहाँ पर l का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो m इज इक्वल क्या हो जाएगा 2l + 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा 2 + 1, आने की 3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -3 टू +3। वीडियो कट करो, ये गलत है। हमें यहाँ पर क्या करना है, L का वैल्यू दिया हुआ है। S सबसेल के बारे में अगर पूछा है तो S सबसेल में तो L का वैल्यू क्लियर है 0 है, तो 0 तो तुम क्यों निकालोगे, यहाँ पर वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करेगा -L टू +L। इसका मतलब क्या हो गया -0 टू
प्लस 0, इस नाम का कोई चीज नहीं होता है, इसमें मतलब यही मेरा सही है, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। तो वैल्यू क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगर पी सेक्शन के बारे में पूछेगा तो एल का वैल्यू कितना होगा, 1। अगर 1 है इसका मतलब वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करेगा, -l टू +l, यानी कि -1 टू +1, और इन दोनों के बीच में कितना डिजिट आता है, 3 डिजिट आता है। तो पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, किसी एक को मान लो -1, ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये +1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही तीनों को, इन तीनों में से किसी भी एक को मान सकते हैं हम लोग px, py, pz। ये जरूरी नहीं कि इसी को मानना है, किसी को भी मान सकते हैं। इसी तरह डी सबसेल का भी निकालते हैं। ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, अगर पूछेगा, मैं पूछूंगा कि ये क्या बताता है, तो तुम क्या बोलोगे, ऑर्बिटल के बारे में बताता है। मैं बोल रहा हूँ कि कुछ और सोच के बोलो कि और क्या बताता है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बारे में बताता है। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्यों इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि जो ऑर्बिटल है सब इसी में न रहेगा, सब इसी में रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड बनाता है, जो यहाँ रहता है झुंड बना के, उसका एक शेप होता है 3D में। किसमें, 3D में एक शेप होता है, डम्बेल शेप, डबल डम्बेल शेप, ये सब मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ऑर्बिटल का जो शेप है वो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बात ध्यान रखना कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स के बारे में तो बताता ही है, साथ ही हमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का शेप बताता है 3D में। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप बताता है 3D में, ठीक है। क्या पढ़े थे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसमें हमने क्या बताया था तुम्हें कि हमें 2 चीजें बताती है। क्या क्या बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सबसे पहले वो हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है, और दूसरा फिर शेप के बारे में बताता है। तो नॉट एग्जैक्टली शेप, हम लोग क्या बोलेंगे कि वो हमने क्या बताया था, एम ऑल्सो, एम मीन्स व्हाट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम ऑल्सो डिफाइंस ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन 3D शेप। कल एक बार लिखा था ना, एम ऑल्सो डिफाइंस ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन 3D शेप या 3D स्पेस। कल लिखा था ये बात, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन बताता है हमें, कहाँ, 3D स्पेस में। और इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन से ही हमें उसका शेप पता चल जाता है कि वो स्फेरिकल होगा, डम्बेल होगा या डबल डम्बेल होगा। बताया था ना कल कि मान लो ये हमारा है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, मतलब ये पता है कि ऑर्बिटल में होगा, लेकिन वो ऑर्बिटल कहाँ होगा नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि वो इसी एरिया में होगा, एस सबसेल के अंदर में, है ना। तो हम लोग बोल देते हैं क्या कि एस सबसेल का शेप कैसा है, स्फेरिकल है। फिर एस के बाद पी में आते हैं तो हमें यहाँ पर वही, तो हमें क्या पता चलता है, कहते हैं तो डम्बेल जैसा हो गया, तो हम लोग उसको बोलते हैं डम्बेल। तो कल हमने बताया था कि एस का जो शेप होता है, एस सबसेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और पी सबसेल का जो शेप होता है वो डम्बेल होता है। और डी का जो होता है वो कैसा होता है, डबल डम्बेल होता है। और एफ का कैसा होता है, कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहां तक तुम्हारा था क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्या था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। ये हमारा 4th होगा, इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करता है स्मॉल एल से, किससे, स्मॉल एल से। तो ये नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है क्या, ये स्पिन बताएगा, है ना। जब तुम ऑर्बिटल तक सीख गए हो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है, तो अब ऑर्बिटल के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है हमें उसके बारे में जानना है। और ये बात कौन बताता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन मूवमेंट तुम लोग जानते हो ना, देखो मान लो एक हमारा एक मार्कर है ऑब्वियसली, अगर ये ऐसा मूव करे, ऐसा,
इसका ये वाला पॉइंट एक जगह फिक्स है और ये ऐसा मूव कर रहा है ना। इसका एक्सिस जो है ना ये फिक्स है एक जगह और ये इस तरह से मूव कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिस, सॉरी स्पिन कहेंगे इसको, स्पिन मूवमेंट। क्या बोलेंगे इसको, स्पिन मूवमेंट। जैसे अर्थ भी क्या करता है, अपने एक्सिस के अराउंड चारों ओर घूमता है, उसका एक्सिस फिक्स है और अपने वो चारों ओर घूम रहा होता है। जैसे सोलर सिस्टम जो होता है वो ओरिएंटल अपने ऑर्बिट में घूमता है, तो उसका रोटेशन एक्सिस नहीं है, अपने स्पिन और स्पिन रोटेशन वो नहीं कर रहा है, वो कैसा करता है, अपने ऑर्बिट में कर रहा होता है, तो ऑर्बिटल रोटेशन होता है वहां पर। जबकि यहाँ पर वो अपने एक्सिस के ही अराउंड वो मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो कैसा है, स्पिन मूवमेंट है। ठीक, तो बेसिकली हमें ये क्या बताता है, यहाँ पर लिखेंगे, ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ स्पिन। स्पिन का मतलब, फिर बोल रहा हूँ, स्पिन का मतलब एक ऐसा मूवमेंट जहां पर उसका एक्सिस फिक्स है। देखो इसका एक्सिस ये है ना, ये एक जगह फिक्स है और ऐसे मूव कर रहा है, ये इसी जगह रहेगा, एक्सिस का फिक्स है। ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में ही होगा, लेकिन ऑर्बिटल के अंदर में वो कैसा मूवमेंट करेगा ये हमें बताएगा। तो डायरेक्शन ऑफ स्पिन बताएगा किसका, ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताएगा। किधर बताएगा, अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, अपने ही एक्सिस में बताएगा। ये बात क्लियर है ना। डायरेक्शन ऑफ स्पिन बताएगा इलेक्ट्रॉन का अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। ठीक, अब इसमें कुछ कुछ बात को जानो। जैसे तुम कल जान चुके हो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से कि एस सबसेल में कितना ऑर्बिटल होगा, तो फॉर्मूला क्या था, तुमने क्या सीखा फॉर्मूला वहां पर, और ऑर्बिटल निकालने फॉर्मूला क्या सीखी थी कल वहां पर, 2m+1। तो उससे तुमको पता चला था कि एस सबसेल के अंदर में कितना ऑर्बिटल होता है, एक। कितना ऑर्बिटल होता है, एक। और अब तुम जानो कि n ऑर्बिटल मतलब एक ऑर्बिटल, n ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल जो होता है ना वो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, अपने में 2 रख सकता है। अभी क्लियर है ना। बहुत स्टेप वाइज ये जो क्वांटम नंबर है ना वो बताता है सब कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में। सबसे पहले पढ़े तुम लोग क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो तुमको सेल के बारे में बताया। तब तुम पढ़े एजीमुथल क्वांटम नंबर जो तुमको सबसेल के बारे में बताया। फिर तुमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ा जो तुमको ऑर्बिटल के बारे में बताया। और अब ये ऑर्बिटल के जो अंदर इलेक्ट्रॉन है वो बता रहा है उसके बारे में, है ना। फिर कल मैंने ये भी बताया था कि एग्जैक्टली कभी ये पता नहीं लगाया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, बस खाली में ये पता है कि ऑर्बिटल के अंदर में है, लेकिन वो ऑर्बिटल एग्जैक्टली कब कहाँ है नहीं मालूम, क्योंकि वो लगातार मूवमेंट में होती है ना। तो एक ऑर्बिटल, अब तुम क्या जान रहे हो कि एक ऑर्बिटल के अंदर में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 से कम हो सकता है लेकिन 2 से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट जो इसमें तुम्हें याद रखना है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों का जो एस वैल्यू होगा वो अलग अलग होगा। वो क्या होगा, अलग अलग होगा। या फिर छोड़ दो एस वैल्यू, तुम इतना बहुत सारा बुक क्या लिख देता है पता है। जैसे देखो ये जो तुम्हारा ऑर्बिटल है ना, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कभी भी ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से नहीं हो सकता है, सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। वो ऐसा हो सकता है, कैसा, ऐसा हो, ये और ये हो, ऐसा नहीं हो सकता है। या फिर दोनों नीचे, मतलब ये और ये नहीं हो सकता, ये और ये हो सकता है। ठीक है ना, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों हो सकता है, सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। तो ये हम लोग अभी इसके बाद वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी तुम खाली ये जान जाओ कि एक ऑर्बिटल के अंदर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है और बोथ इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा बोथ इलेक्ट्रॉन, यही दोनों बोथ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, बोथ इलेक्ट्रॉन्स हैव अपोजिट स्पिन। इसका मतलब समझे, दोनों का क्या होता है, अपोजिट स्पिन होता है। मतलब एक
डाउनवर्ड है तो एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है तो एक अपवर्ड है, ये इसका मतलब हुआ। कई बार बुक अलग अलग बुक लिख देता है या टीचर बताते हैं कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स हैव अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि वो आगे लिख देता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कहना बिल्कुल गलत है, अगर किसी बुक ने लिखा है तो वो भी गलत है, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ सीन ही नहीं है, या तो ये अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा, दैट इज नॉट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बोथ इलेक्ट्रॉन्स हैव अपोजिट स्पिन, है ना, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज, तो क्या बोलेंगे हम लोग, दैट इज वन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, वन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, और जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं प्लस हाफ, जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस हाफ। जैसे ये देखो, है ना, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, एक ये और एक ये, तो ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में है ना इसको बस सिंपली बोल दिया जाता है प्लस हाफ। वाई प्लस हाफ, क्यों प्लस हाफ, कोई लॉजिक नहीं है, बस क्योंकि वो ऊपर में है और हाफ एरो से दिखाया गया है इसीलिए प्लस हाफ मान लिया, और इसको माइनस हाफ, जो डाउनवर्ड रहता है उसको माइनस हाफ, इसमें ऐसे कोई रीजन नहीं है, ठीक है ना। तो वन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन जिसको प्लस हाफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड another इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, माइनस हाफ से, ठीक है। अब यहां तक जब तुम लिखोगे, अच्छा इसको तुम क्योंकि डाउनवर्ड में है ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। कई बार बुक लिखता है और कि यहाँ पर एक ही में दोनों लिख देगा, बोथ इलेक्ट्रॉन्स हैव अपोजिट स्पिन, और इधर एक्सप्लेन नहीं करके वो सीधा लिख देता है प्लस माइनस 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो प्लस हाफ में रहता है और एक तो माइनस हाफ में रहता है, तो वहां तुम्हें समझना पड़ेगा कि अपवर्ड वाला मेरा प्लस हाफ होता है और डाउनवर्ड वाला मेरा माइनस हाफ में होता है, मतलब माइनस हाफ से भी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें बताना, अच्छा ठीक है, पहले इतना लिख लो। अब देखो इसमें इसका आखिरी पॉइंट देखो, जिस तरह से तुमने एजीमुथल क्वांटम नंबर में हमने बताया था कि एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एजीमुथल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम हमने क्या बताया था, एंगुलर क्वांटम नंबर, और उसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते थे, और उस एल का वैल्यू निकालते थे कैसे, रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 h/2π निकालते थे ना। तो यहां भी हम लोग यहां भी क्या निकालेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, वहां पर भी हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर को हम लोग क्या बोलते थे कि उसको एंगुलर मोमेंटम भी बोल सकते हैं, ऐसा हमने बताया था। तो यहां पर भी हम लोग क्या निकालेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसको रिप्रेजेंट करता है म्यू एस, किससे, म्यू एस, या फिर सिंपली स्मॉल एस, तुम्हारी मर्जी तुम क्या लिखना चाहते हो। तो मैं क्या लिखूं बताओ, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, दोनों में कुछ भी यूज कर सकते हो, म्यू एस। तो म्यू एस इज इक्वल क्या हो जाएगा, रूट अंडर वहां पर होता था एल इंटू एल प्लस 1, यहां पर होगा रूट अंडर एस इंटू एस प्लस 1 फिर इंटू h/2π। तो वैसे इसका वैल्यू निकालना तुम सीखोगे कहाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, क्लास 12 में इसकी तुमको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मोस्टली ये ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए पूछा जाता है, और ट्रांजिशन एलिमेंट तुम्हें फिलहाल पढ़ना नहीं है, वहीं पर आएगा तो वहीं पर ये सीखेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है।